नमस्कार भाई साहब, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK में। तो आज हम बात करेंगे आपके रीजनिंग और रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है वो है भाई साहब विश्लेषण निर्णय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन को ख़त्म करने वाले हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक भाई साहब, ठीक है ना। बिल्कुल। तो विश्लेषण निर्णय में क्या होता है, तो इसमें जो है आपको सवाल दिए जाएंगे। देखिए कई टाइप के मिलते हैं। जैसे पहला टाइप आपके सामने रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। क्या बोल रहा है कि सर ऊपर फलान ठिकाना दिया है, पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, नीचे कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है कि फॉरगेट शब्द को सांकेतिक लिपि में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। कथन दिया है आपका पहला, सर्कल को इतना के रूप में लिखा जाता है और ब्यूटी को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। नीचे दिया गया है 1 और 2 दोनों उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल देने के लिए सही है। ठीक है, या कथन 2 केवल तथ्य का उत्तर देने के लिए सही है, या केवल एक ही है, या फिर 1 या 2 दोनों जो है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, सही है भाई साहब। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे सवाल को मैं बताऊंगा कि कितना 2 से 2 कह रहे हैं भाई साहब, 10 से 15 सेकंड के अंदर आप इसकी कहानी खत्म कर देंगे। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। पहले तो बात करें हम लोग जो बेसिक होता है इसका कैसे होता है। सर इसने बोला है फॉरगेट, क्या बोला है, फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। और कथन में दिया है कि इसका उत्तर देने के लिए क्या 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, या फिर केवल 1 ही दे सकता है, या फिर 2 ही दे सकता है, या 1 या 2 कोई भी ले लो, उससे आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो पहला देखेंगे तो सर सर्कल का दिया है। देखिए पहला कथन दिया है सर्कल, CIRCULA, सर्कल CIRCLE है ना। ठीक है, सर्कल को क्या लिखा है इसने, सर्कल को लिखा है BHQB और फिर क्या है भैया, KD है। ठीक है, अब देखिए C कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। B कितने नंबर पे आता है सर, B जो है आपका C 3 नंबर पे आता है ना। C 3 नंबर पे, B 1 नंबर पे, 2 नंबर पे। क्या बोल रहे हैं यार, 2 नंबर पे। तो कितना का माइनस किया है, माइनस का 1 किया है। I 9 पे आता है, H कितने पे आता है, 8 पे आता है, फिर माइनस का 1। R 18 पे आता है, Q 17 पे आता है, फिर माइनस का 1। अरे भैया माइनस का 1 कर रहा है, इसका मतलब है कि सर इससे आंसर नहीं मिल जाएगा। F का 1 घटाइए, अरे F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। 6 में से घटाइए 5, 5 पे E आएगा। अरे वो कितने पे आता है, वो आता है 15 पे, 1 घटाइए 14, 14 पे क्या आता है, N आता है। ठीक है, क्या आता है, N आता है। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि सर इसका आंसर देने के लिए, फॉरगेट का आंसर देने के लिए कथन तो पर्याप्त है। कथन 1 से भी आंसर दिया जा सकता है। क्लियर हो गया, बिल्कुल। दूसरा चलेंगे तो दूसरा देखिए, दूसरा बोला है ब्यूटी। क्या बोला है, ब्यूटी, BE क्या है, ब्यूटी है ना, BEAUTY। ब्यूटी को लिखा है क्या इसने, सर ब्यूटी को इसने लिखा है YTAU, ठीक है, YTAUEB। अब यहाँ पे क्या किया है इसने, सर B जो आता है 2 नंबर पे आता है, Y जो आता है 25 नंबर पे आता है, E जो आता है 5 नंबर पे आता है, T जो आता है आपका कितना नंबर पे आता है, T जो है T 20 होता है ना, 20। E जो है 5 नंबर पे है। ठीक है, हाँ 20 और 5 25, 25 2 27। E 5 नंबर पे आता है, BE। ठीक है, YT, ठीक है, Y और T, उसके बाद से हो गया बिल्कुल E और T है। ठीक है, और उसके बाद से A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, और ये A जो है कितने नंबर पे आता है सर, 1 ही नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद से यह U जो है, U कितना आता है, 21 नंबर पे आता है, और E जो है कितना नंबर पे, U जो है U जो है ये भी 21 नंबर पे आता है। यानी 1 और 21, यहाँ पर भी 1 और 21, यानी इसको सेम छोड़ा है। ठीक है, AU को सेम छोड़ा है। T है, T के बाद से 20 आता है, 20 के बाद से 5 25 हो गया, Y के बाद से यही। यानी कि सर BE का जो ये पहले वाला है, ठीक है, B और E, B का Y और E का क्या है, T है। T का क्या कर दिया इसने, E कर दिया, यानी 20 5 25, और Y का क्या कर दिया इसने, सर ये 25 पे था, 25 का 2 कर दिया 27। तो ये दोनों आपस में क्या किया है सर, 2 अक्षर को यहाँ से उल्टा किया है, मतलब अपोजिट लेटर लिखा है, और बीच वाले को सेम रखा है। तो देखिए इसमें भी बीच वाले को सेम रख देंगे और इन दोनों का क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो इसका भी आंसर मिल जाएगा। इस कथन से भी मिल जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब है कि सदर कथन 1 या 2, कथन 1 या कथन 2 दोनों इसका उत्तर देने के लिए क्या है भाई साहब, पर्याप्त हैं। इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे भी सोचिए मत यार, जब ये दिया है ना तो ज़्यादातर क्या होता है
कि आपके दोनों कथन सही होते हैं इंग्लिश वाले में, ठीक है, केवल इसमें लेटर वाले में, ठीक है, क्योंकि लेटर वाला निकाल सकते हैं आसानी से, जोड़ कर घटा कर अपोजिट करके, ठीक है, जैसे देता है वैसे आसानी से निकल जाता है। तो इसमें सोचना नहीं होता है, दोनों इसके लिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त होते हैं, एक या दो, दोनों से भी उत्तर इसका दिया जा सकता है। किसका? फॉरगेट का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ गए होंगे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। समझ में आ गया ना भैया? कोई दिक्कत है? अरे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से करेंगे। देखिए दूसरा टाइप में कैसे पूछा जाएगा। दूसरा टाइप में दिया है एंड देन गो होम। क्या पूछ रहा है? एंड देन गो होम। देखिए एंड देन गो होम, इसका कोड क्या है भाई साहब? इसका कोड है 2468, 2468, ठीक है। उसके बाद से फिर बोला है कि प्ले देन विद, प्ले देन विद, प्ले देन विद, इसका क्या है भाई साहब? तो इसका है 143, 143। देन का कोड पूछा, किससे क्या पूछा है हमसे भैया? देन का कोड पूछा। क्या कथन 1 देने के लिए पर्याप्त है? क्या कथन 2 देने के लिए पर्याप्त है? क्या कथन 1 और 2 दोनों देने के लिए पर्याप्त है? या केवल कथन 1 या कथन 2 से दोनों से दिया जा सकता है? नहीं भाई साहब, ऐसे कंडीशन में जब भी सवाल आपसे पूछता है तो केवल एक ही कथन से आपका आंसर दिया जा सकता है, दूसरे कथन से एक कथन से आंसर नहीं दिया जा सकता है, दोनों से ही दिया जाएगा, कभी भी दोनों से दिया जाएगा। 3 रहेंगे तो हो सकता है उन 2 में से दिया जाए, लेकिन अगर 2 रहते हैं तो 1 से कभी भी इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो सर देन देखेंगे कि दोनों में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे देन है और यहाँ पे देन है, और कुछ मिल रहा है क्या इसमें? आप कहेंगे सर और कुछ भी नहीं मिल रहा। इसमें भी देखिए क्या मिल रहा है सर, 4 मिल रहा है। इसका मतलब देन का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 कैसे मिलेगा देन का कोड? सर दोनों को जब लेंगे साथ में तभी मिलेगा, नहीं लेंगे घंटा मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि कथन 1 व कथन 2 दोनों इसका उत्तर देने के लिए क्या है? पर्याप्त है। तो देख लीजिए कथन ए ही आपका राइट होगा, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों में से दी गई जानकारी मिलकर प्रश्न को उत्तर देने के लिए क्या है भाई साहब? प्रिपेयर है, तैयार है भाई साहब। समझ गए क्या? बिल्कुल। तो शेयर कीजिएगा इसको भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि डू मो होपो। क्या है भाई साहब? डू मो होपो, इधर लिखते हैं हम एकदम, ठीक है। डू मो हो पो, इसका अर्थ क्या दिया है? इसका दिया है आई लुक्ड इनटू हर, आई लुक्ड इनटू हर, ठीक है। उसके बाद से दिया है दूसरा हो CHO, हो CHO, फिर से है आपका TO, और फिर क्या है P है। इसका कोड क्या है? तो इसका कोड है सी लुक्ड इनटू फिर है आपका दैट, ठीक है। उसके बाद से फिर देखेंगे तीसरा दिया है मो हो जो TRA, और इसका कोड जो दिया है आई स्लिप्ड इनटू लेदर, आई स्लिप्ड इनटू लेदर। देखिए मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, इस क्वेश्चन को आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? यहाँ पे 3 दे दिया गया है आपका, ठीक है। तो 3 दिया है और पूछा क्या है इसमें? हमसे पूछा है कि बताइए डू का कोड क्या होगा। किसका कोड? सर डू का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं सर। अगर पहले और दूसरे को लेते हैं तो देखिए एमओ हो, और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो हो, और उसके बाद से क्या है पो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है सर, यहाँ पर भी मिल रहा है, और यहाँ पे, और उसके बाद से कहाँ? यहाँ पे हो। पहले और दूसरे को जब लेते हैं और उसमें 2 जब लगातार मिल जाते हैं तो उन दोनों को लेकर आप कभी भी मान बता नहीं सकते हैं कि कौन किसका कोड है, ठीक है। तो सर पहला और दूसरे को लेने से तो नहीं बना, क्या दूसरे और तीसरे को लेने से बन जाएगा? अब देखिए हो है और हो है, उसके बाद से और कोई दोनों में मिल रहा है क्या? इन दोनों में नहीं। और जब दोनों में से कोई नहीं मिलता, केवल एक मिलता है ना, तब वहाँ से आप कोड को उठाइए, समझ रहे हैं। तो सर यहाँ पे क्या मिला हमको? सर यहाँ पे हो मिल गया, और यहाँ पर भी क्या मिल गया हमको? यहाँ पर भी हो मिल गया। और जब इधर हो मिला है तो इधर भी देखिए क्या मिल रहा है दोनों में, इन दोनों में। तो आप देखेंगे इन दोनों में आपको क्या मिलेगा? सर इनटू मिलेगा। इसका मतलब है कि सर हो
का कोड क्या हो जाएगा, हो का कोड क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी हो मिल रहा है, तीनों में हो मिल रहा है और तीनों में भी क्या मिल रहा है, तीनों में इनटू मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि सर इनटू की कहानी क्या हो गई, खत्म। अगर कथन में पूछता हमसे कि बताइए इनटू का क्या होगा, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं क्या होगा, हो होगा। इनटू का कोड क्या होगा, हो होगा। अब उसके बाद से जब आगे चलने के बाद से हमने देखा सर ये तो हो गया, अब क्या फिर से इन दोनों को भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब इसको और ऊपर वाले को देखेंगे, पहले और तीसरे को। तो पहले और तीसरे को देखेंगे तो क्या मिल रहा है दोनों में, आप कहेंगे सर यहाँ पे एम ओ मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, एम ओ, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, एम ओ मिल रहा है। तो एम ओ दोनों में मिल रहा है, पहले और तीसरे में एक ही मिल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो देखिए एम ओ, तो यहाँ पे देखेंगे कि सर यहाँ पे आई मिल रहा है और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, सर आई मिल रहा है, यही दोनों मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि सर एम ओ का जो कोड होगा ना वो आई होगा। एम ओ का कोड क्या होगा भाई साहब, आई होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में आयताकार भाग में दिखा रहे हैं, वर्गाकार में, समझ में आ गया। तो एम ओ भी खत्म हो गया। अब बचे सर हमारे डू और क्या बचा, पी ओ बचा। तो पी ओ बचा, तो देखिए पी ओ इसमें भी है और पी ओ इसमें भी है, और तो कुछ सब हो ही गए हैं, और तो सब हो गए ना। तो सर पी ओ इसमें है और पी ओ इसमें है, तो अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए इन दोनों में देखेंगे तो आपको लुक्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई साहब, लुक्ड मिल रहा है। तो देखिए इसको दर्शाते हैं हम आई से और इसको आई से, तो ये हो गया लुक्ड। तो लुक्ड का कोड पूछे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर पी ओ हो जाएगा। लुक्ड का कोड क्या होगा, अरे पी ओ हो जाएगा। दोनों में क्या हो रहा है भैया, मिल रहा है। तो इसका भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म। तो इसमें बचा क्या, डी ओ, और इसमें क्या बचा, हर। समझ में आ गया सर, इसमें बचा डी ओ और इसमें क्या बचा, हर बचा। इसका मतलब कि सर डी ओ का जो कोड होगा वो क्या होगा, आपका हर होगा। और यही हमसे क्या किया था, क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो एक बात ध्यान इसमें रखना है ये कि अगर दो कथन ले रहे हैं, दो मिल रहा है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, केवल एक ही मिलना चाहिए। दो कथन को ले लो या चाहे तीनों को ले लो, तीनों में अगर एक मिल रहा है तब तो आप निकाल सकते हो कि उसका कोड क्या होगा। अगर नहीं मिलता है तो नहीं निकाल पाओगे, ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये डू का कोड क्या होगा, आपका हर होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर आपके सी में है, तो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए ये भी अलग टाइप का ही है। क्या बोल रहा है कि सभी आकाश बादल हैं। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये सभी आकाश, ये क्या हो गए आपके, आकाश हो गए। सभी आकाश क्या हैं भाई साहब, बादल हैं, ठीक है, ये हो गए बादल। फिर बोल रहा है कि सभी बादल जो है वो आपके क्या है, बारिश है। सभी बादल क्या है भाई साहब, बारिश है। ये हो गया आपके कथन। देखिए क्या दिया है, कथन एक दिया है, कुछ आकाश बादल हैं। क्या है, कुछ आकाश बादल हैं, कुछ आकाश बादल हैं। और यहाँ पे दिया है कि सभी बादल बारिश है। सभी बादल क्या है, सभी बादल आकाश हैं, ठीक है। सभी बादल क्या है भाई साहब, आकाश है। ये दो कथन दिए गए हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों नहीं सही है, ठीक है। केवल एक सही है, केवल दो सही है। तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान रखिएगा कि जब आप अंदर से अगर बाहर की तरफ आते हैं, ध्यान नोट कर लीजिएगा इसको, अंदर से किधर, बाहर की तरफ, तो आपका सभी वाला भी सही होता है, ठीक है, सभी वाला भी सही होगा और कुछ वाला भी क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगर इसी के अपोजिट बाहर से अगर अंदर की तरफ आते हैं तो सभी वाला क्या होगा, गलत होगा, और कुछ वाला क्या होगा, अरे कुछ वाला सही होगा। अब तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, कुछ आकाश बादल हैं, अरे कुछ आकाश बादल हैं, सही है सर, कुछ और सभी वाला भी सही होता है। कुछ यहाँ पे देखिए अगला क्या दिया, सभी बादल आकाश हैं। अरे सभी बादल क्या है, सभी बादल आकाश है सर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब बाहर से अंदर जाते समय में सभी वाला क्या होता है, गलत होता है, इसलिए कथन क्या होगा, गलत होगा। समझ रहे हैं ना। तो सर दूसरा कथन गलत है और पहला क्या है, सही है। तो हम कह सकते हैं कि कथन केवल क्या है, अरे केवल कथन एक आपका सही है, ठीक है। तो इसका भी कहानी खत्म होता है, ठीक है ना। चलिए इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है। इसको देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, सेम उसी तरह से है। इसमें बोल रहा है कि सभी कथक कथकली हैं। क्या है, सभी कथक कथकली हैं,
तो देखिए सभी कथक क्या है भाई साहब, सभी कथक कथकली हैं। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल सर ऐसे ही बनाते हैं, कथकली है, बिल्कुल हो गया। उसके बाद से कोई कथकली कुचिपुड़ी नहीं है, कोई कथकली कुचिपुड़ी नहीं है। क्या है भाई साहब, कुचिपुड़ी। देखिए ये जीके जीएस से रिलेटेड हो गया। ये कथकली के बारे में इसका रिलेशन जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। चलिए, लेकिन इसके बारे में नहीं बोला है कि कोई कथक जो है कुचिपुड़ी नहीं है, इसके बारे में हमको दिया नहीं गया है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सभी कुचिपुड़ी कोलाटम है। सभी कुचिपुड़ी क्या है भाई साहब, सभी कुचिपुड़ी कोलाटम है। क्या है, कोलाटम, कोलाटम है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या दिया है, सभी कथक कोलाटम हो एक संभावना है। सभी कथक कोलाटम हो ये क्या है, संभावना है। देखिए यहाँ पे संभावना दिया है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि कोलाटम और कथक के बारे में कोई बात नहीं हुई है। और जब किसी चीज़ के बारे में कोई बात नहीं होती है तो ध्यान रखिएगा उसकी संभावना हमेशा क्या होती है, सही होती है। संभावनाएं क्या होती है वहाँ पे, सही होती हैं। इसका मतलब है कि पहला कथन आपका क्या हो गया सर, सही हो गया। अरे पहला कथन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा कथन दिया है कि कोई कथक कोलाटम नहीं है। अब देखिए कोई कथक क्या है भाई साहब, कोई कथक कोलाटम नहीं है। कोई कथक जो है आपका क्या है, कोलाटम नहीं है। क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि कोई कथक कोलाटम नहीं है? जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है तो कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि वो चीज़ें हमारी हैं? आप कभी नहीं कह सकते। ये मार्कर है, ये मार्कर किसी के हाथ में है और मैं कहूँ कि ये मार्कर मेरा ही है, कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, जब तक कि खुद का आपका नहीं हो सकता तब तक नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से भाई साहब कथक और कोलाटम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है, वहाँ पे केवल संभावना ही सही होती हैं। भाई साहब कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, समझ रहे हो कि अपने आप को क्या करना, अपने आप को खाई में ढकेलना होता है, ठीक है। तो इसलिए कथन क्या होगा, दो गलत होगा, केवल एक ही आपका क्या होगा, सही होगा। इसका राइट आंसर, सटीक जवाब आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए ये भी ख़त्म हो गया। अगला देखिए और अगले को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सेम इसी तरह से भी ये भी है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस है। क्या इसमें बोल, क्वेश्चन है कि सभी शेर चूहे हैं। चलिए सभी शेर क्या है, सभी शेर जो है आपके चूहे हैं। तो ये हो गया आपके शेर और ये सभी क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि चूहे हैं, ठीक है, पहला हो गया। कुछ चूहे बंदर हैं, कुछ चूहे जो है यानी कुछ चूहे का मतलब थोड़ा सा भाग होगा और ये क्या है, सभी बंदर हैं, ठीक है। फिर बोला है कि सभी बंदर इंसान हैं। सभी बंदर क्या है भाई साहब, यानी कि सभी बंदर ये, ठीक है, ये सभी बंदर क्या है आपके, इंसान हैं। सभी बंदर इंसान हैं, ठीक है, सभी बंदर इंसान है, हो गया। अब निष्कर्ष दिया है कि कुछ चूहे शेर हैं। अब देखिए कुछ चूहे जो है क्या है, वो शेर हैं। तो देखिए कुछ चूहे शेर हैं, क्या ये सही होगा, बताइए। कुछ चूहे जो है आपके क्या है, शेर हैं। इसका मतलब है कि पहला कथन क्या है आपका, सही है। कुछ चूहे शेर हो सकते हैं, बाहर से अंदर जाते समय में कुछ वाला सही होता है, सभी वाला गलत होता है। फिर दूसरा बात करें कि कुछ बंदर चूहे हैं। कुछ बंदर, देखिए कुछ बंदर जो है आपके क्या है, चूहे हैं। हाँ, इसका कुछ भाग तो ये टच कर रहा है, इसका मतलब कुछ बंदर क्या हो जाए, चूहे होंगे, यानी कि दूसरा निष्कर्ष दो भी क्या है, सही है। तो दोनों आपके सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्या, यानी कि दोनों कथन निष्कर्ष और एक और दो क्या करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए दोनों आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न भी सेम इसी तरह का है, आप इसे खुद से हल कीजिएगा, ठीक है। और मैं बता भी देता हूँ पहले से, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन है और खुद से हल करके देखिएगा क्या वास्तव में आपका बी आ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन को पढ़े जवाब दे, निम्नलिखित से कौन सा तर्क मजबूत है। मजबूत देखना है यहाँ पे, ठीक है। कथन है, क्या सरकार को सिगरेट पर भारी कर लगा देना चाहिए। क्या सरकार को सिगरेट पर भारी कर लगाना चाहिए। निष्कर्ष में दिया है, हाँ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उच्च करों से खरीदार हतोत्साहित होंगे। मतलब खरीदने में भी क्या होंगे, हिचकिचाहट होगी उनको, मतलब वो खरीदने में भी सोचेंगे कि खरीदे कि नहीं खरीदे, समझ रहे हैं ना। दूसरा, नहीं, यह सरकार के लिए आय का एक स्रोत है। मानते हैं ये सरकार के लिए एक आय का स्रोत है।
लेकिन आय के बारे में यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं की गई है। अगर कथन के अनुसार देखा जाए कि तर्क मजबूत कौन सा है, तो वो पहला है, हाँ धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान वास्तव में स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ऐसे भी कभी पिक्चर चलता है तो आपको पहले ही वार्निंग दी जाती है, भाई साहब चेतावनी दी जाती है कि धूम्रपान सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इसका मतलब है कि हमें इसे बंद भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, या नहीं सरकार के लिए आय का एक स्रोत है, ठीक है, आय का एक स्रोत है, नहीं की बात तो यहाँ पे की नहीं गई है, केवल सिगरेट के बारे में बात की गई है। तो सबसे कथन तर्क मजबूत देखा जाए तो कौन सा होगा, पहला ही होगा, यानी कि हाँ धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उच्च करों से खरीदारी हतोत्साहित होंगे। मतलब कि ज़्यादा इसका अगर दाम बढ़ जाता है भाई साहब तो खरीदने में भी सोचेगा आदमी, समझ रहे हो ना। जैसे 10 रुपया है, अगर सिगरेट मिलती है 12 या 15 रुपये की, उसके पास 10 ही रुपया है तो सोचेगा खरीदने में उसको, समझ रहे हैं ना। यानी कि उससे हतोत्साहित होगा, वो खरीदेगा नहीं, हो सकता है छोड़ो यार क्या ज़रूरत है, वो भी नुकसान करने वाला ही चीज़ है तो फिर लेने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए कथन जो है आपका एक जो है बिल्कुल तर्क जो है मजबूत साबित हो रहा है, यहाँ पे 2 नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट होगा। केवल एक ही तर्क क्या है भाई साहब, केवल एक ही तर्क आपका मजबूत है, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये तो अपने भी ऊपर सूझबूझ के ऊपर है, समझ रहे हैं ना, आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए, सेम अगला जो है इसी तरह का है। कह रहे हैं कि उन विकल्पों में को चुनिए जहां निम्नलिखित कथन के आधार पर पहले कथन दूसरे कथन का अंतर्निहित है। जब तक आप अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे वह आपसे बात नहीं करेगी। कथन में जो बोलता है भाई साहब केवल उसी को आपको कथन में ढूंढना पड़ता है, उसके अलावा बिल्कुल आप मत जाइएगा, मेरी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कथन में इसने बोला है कि जब तक जो मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकता तब तक मैं बात नहीं कर सकता। क्या ऑप्शन ए में है? ए में बोल रहा है कि मेरी बेटी ने आज मुझसे बात की। ये कहाँ बोला है, ये कथन में कहाँ है, नहीं कहा, तो छोड़ो ना इसको, ये वाला हट गया, यहाँ से खत्म हो गया। मैं आज मेरी बेटी से मिला, मैं आज मेरी बेटी से मिला, इसने बोला ही नहीं कथन में, कैसे कह सकते हो यार, नहीं, ये भी कथन क्या होगा, गलत होगा। सी देखिए, मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सका, यही तो बोला है कथन में भी कि मैं अपनी बेटी से जब तक नहीं मिल सकता तब तक मैं उससे बात नहीं कर सकता। सी में वही बोला है, मैं अपनी बेटी से नहीं मिला, इसका मतलब कि वह अपनी बेटी से बात भी नहीं किया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि मेरी बेटी ने मुझसे बात नहीं की। कथन में क्या है, अंतर्निहित कौन सा है, सी और डी है। तो सी और डी जो होगा एक साथ सही होगा, और एक किस में है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाला क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सूझबूझ के ऊपर है भाई साहब, आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। जब तक दारा क्रिकेट नहीं खेलता है अमर क्रिकेट नहीं खेलेगा। मतलब जब तक कि दारा क्रिकेट नहीं खेलता है ना तब तक अमर क्रिकेट खेलेगा ही नहीं। बी बोला है कि दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है। दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब कि किसी और दिन नहीं खेलता होगा। और जब वो किसी और दिन नहीं खेलता होगा तो उसके साथ रहा कौन, उसके साथ कौन रहा भाई साहब, अरे उसके साथ रहा अमर, वो भी क्रिकेट नहीं खेलता होगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा सही होगा इसका। ए में बोला है कि दारा और अमर एक ही टीम में है। क्या इसने टीम की बात की है? आप कहेंगे कथन में टीम की बात नहीं हुई है, तो नहीं हुई तो हटाओ ना इसको। दूसरा बोला है कि दारा ने कल क्रिकेट खेला था, तो इसका मतलब है दारा ने कल क्रिकेट खेला था, ये भी नहीं बोला है। उसने तो बोला है कि दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है भाई। तीसरा नंबर देखेंगे कि दारा कल क्रिकेट खेलेगा, अरे इसने कहाँ बोला है भैया, इसने तो बोला है कि कल क्रिकेट नहीं खेलेगा बल्कि रविवार को कल क्रिकेट खेलेगा, ये भी गलत है आपका। अब देखिए डी नंबर जैसे ही चलेंगे कि दारा ने कल क्रिकेट नहीं खेला था, इसका मतलब है कि सर दारा ने बिल्कुल क्रिकेट कल नहीं खेला था। कथन में भी दिया गया है कि जब तक दारा क्रिकेट नहीं खेलता अमर क्रिकेट नहीं खेलेगा, और दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब कल शनिवार था, शनिवार को नहीं खेला होगा, ठीक है। तो इस तरह से तर्क जो है आप निकाल सकते हैं कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए अगला देखिए। अगला है वही चीज़ें हैं, दिखाया गया है कि पहले कथन में दूसरे का अर्थ जो है निहित है आपका। मैंने 2011 में विश्व कप का फाइनल देखा था, दिया है एक मिनट, कथन पहले पढ़ते हैं ना। कथन में दिया है कि मैं क्रिकेट तभी देखता हूं जब भारत श्रीलंका के खिलाफ खेलता है। मैं क्रिकेट तभी देखता हूं जब भारत श्रीलंका के क्या करता है, खिलाफ खेलता है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में दिया है मैंने 2011 में विश्व कप फाइनल देखा था, बिल्कुल।
जब श्रीलंका और भारत की क्या हो रहा था, मध्य हो रहा था, और ये कथन में बोला भी है इसने। ठीक है, इसका मतलब ए वाला क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी में बात करें कि 2011 में विश्व कप फाइनल में भारत श्रीलंका के खिलाफ खेला था। बिल्कुल वही तो बात कर रहा है ना कि मैं क्रिकेट तभी देखता हूं भैया जब भारत श्रीलंका के क्या करता है, खिलाफ खेलता है। और ये खिलाफ की बात यहाँ पे कर भी रहा है कि 2011 में जो है विश्व कप के फाइनल में भारत श्रीलंका के क्या खेला था, खिलाफ खेला था। इसका मतलब ए और बी दोनों सही हो गए। बात करें तीसरे ऑप्शन की कि 2011 में विश्व कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया था। कथन में बोला है क्या कि भारत श्रीलंका को हराएगा तभी देखेगा वो क्रिकेट, नहीं बोला है, तो इसका मतलब सी नहीं होगा। मेरी पसंदीदा टीम भारत है, इसने बोला नहीं है कि मेरी पसंदीदा टीम भारत है कि मेरी श्रीलंका है। इसके बारे में इसने कुछ भी व्याख्या नहीं की है, जिसके कारण हमारा ये दोनों कथन गलत होता है और ए और बी दोनों क्या होता है, सही होता है। तो ए और बी बोले तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसानी तरीके से आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बोल रहा है सेम उसी तरह का है, कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट तभी देखता हूं जब भारत श्रीलंका के खिलाफ खेलता है। बिल्कुल हो गया था यार। चलिए अगला देखिए 26 से 28। हाँ ये थोड़ा सा सूझबूझ के ऊपर है आपके क्वेश्चन, ठीक है ना, बड़ी आराम से कीजिएगा। ये 5 से 6 7 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इनको देखकर आपको जो है बताना है। जैसे ए में दिया है कि न्यूनतम 65% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि 65% आना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर भी होना चाहिए, मतलब डिग्री होनी चाहिए, बीए की डिग्री, समझ रहे हैं ना। स्नातकोत्तर का मतलब कि बीए बीएससी जो भी है। फिर बोल रहा है कि कम से कम 5 वर्षों का शोध का अनुभव होना चाहिए। 5 वर्षों का क्या होना चाहिए, शोध का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बोल रहा है। तीसरा कह रहा है कम से कम 7 शोध पत्र प्रकाशित किए हो, 7 शोध पत्र प्रकाशित किए हो, प्रकाशित होने चाहिए, कितने, 7 कम से कम। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अंग्रेजी में धारा प्रवाह होना चाहिए और जर्मन या रूसी भाषा का जानकार होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी में क्या होना चाहिए भाई साहब, इंग्लिश में धारा प्रवाह होना चाहिए, मतलब इंग्लिश फ्लुएंट, मतलब हिचकिचाए नहीं और धारा प्रवाह करे। ठीक है, तो इंग्लिश में धारा प्रवाह होना चाहिए और उसके साथ साथ या तो एक जर्मन भी होना चाहिए या एक रूसी में भी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या की स्थिति लगी है, या तो जर्मन बोले या तो क्या बोले, रूसी बोले। ठीक है, फिर बोलते हैं सांख्यिकी डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई साहब, डिप्लोमा भी उसके पास होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा भी होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि 1 अगस्त 2017 को 28 वर्ष से कम और 35 वर्ष के अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यानी कि 28 वर्ष से कम। देखिए 28 से अगर कम होता है तो मान्य नहीं होगा, अगर यदि 35 वर्ष से अधिक है तो भी मान्य नहीं होगा। 28 से कम मतलब 28 से अधिक और 35 से कम, उसी के बीच में इसकी एज होनी चाहिए। फिर बोल रहा है कि पीएचडी डिग्री वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो पीएचडी रहेगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यही होता है ना भाई, पीएचडी भी होना चाहिए तभी उसको दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पीएचडी भी दिया जाएगा। समझ में आ गया। फिर आगे और दिया है, यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो पद कथन ए में दिया गया है कि लेकिन 7 वर्ष से अधिक शोध का अनुभव है तो उसका मामला किसके पास भेजा जाएगा, मुख्य शोध अधिकारी के पास भेजा जाएगा। किसके पास, मुख्य शोध अधिकारी। देखिए मुख्य शोध अधिकारी, मुख्य शोध अधिकारी के पास उसका मामला भेजा जाएगा जब वो 7 से क्या होगा, 7 शोध से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यानी कि 7 वर्ष से अधिक का शोध अनुभव है उसके पास, 7 वर्ष से अधिक का क्या है, शोध अनुभव है उसके पास, तो मामला किसके पास भेजा जाएगा, मुख्य शोधकर्ता के पास भेजा जाएगा। इतना कथन दिया है, अब इसको देखकर हमें इसका आंसर देना है। एक और भी कथन है, कह रहा है कि उपरोक्त ई के लेकिन 10 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं तो उसका मामला निदेशक शोध को भेजा जाएगा, यानी कि 10 से अधिक है तो मामला निदेशक शोध के पास भेजा जाएगा। ठीक है, अगर यदि 7 वर्ष से अधिक शोध करता है तो उसका मामला मुख्य शोध के पास भेजा जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें हैं, इसको देखकर पढ़कर अच्छे से अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए नीचे क्वेश्चन भी दिया गया है आपको, उसका आंसर दीजिए, दूसरा जो दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा है, कहा है कि आपको किसी अन्य डेटा की कल्पना नहीं करनी है, यह मामला आपको 1 अगस्त 2017 को दिया गया है। सदानंद ने 40 शोध पत्र प्रकाशित किए, प्रकाशित करने के लिए कितने चाहिए थे, 7, लेकिन इसने कितने किए, 40, यानी कि ये तो पूरा कर लिया इसने। फिर देखेंगे और उसे 10 साल का अनुभव है, 10 साल का अनुभव है, कितने साल का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 7 वर्ष से अधिक का होना चाहिए और 10 साल का है, इसका मतलब कि ये भी क्या है, मानदंड पूरा कर रहा है। फिर बोल रहा है कि वह अंग्रेजी में काफ़ी धारा प्रवाह है। ठीक है, अंग्रेजी में काफ़ी धारा प्रवाह है।
धारा प्रवाह है, लेकिन अन्य किसी भाषा में नहीं जानता, अन्य किसी भाषा नहीं जानता। अरे यहीं से पकड़ में आ गया सर, अन्य किसी भाषा यानी कि अंग्रेजी के साथ धारा प्रवाह होना चाहिए और उसमें से केवल जर्मन या तो रूसी उसकी जानकारी चाहिए भाई साहब। लेकिन इस बेचारे को तो रूसी और जानकारी का है ही नहीं है। और जब रूसी और जानकारी कोई एक भाषा नहीं जानता है तो इसका मतलब इसका सिलेक्शन नहीं होगा भाई साहब। आप जाओ। इसका मतलब क्या है सर, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसे जर्मन या तो रूसी आनी चाहिए। फिर आगे पढ़ेंगे तो उसके पास अर्थशास्त्र के सांख्यिकी में डिप्लोमा है और वह 37 वर्ष का है। ठीक है, 37 वर्ष का है तो चल जाएगा काम, लेकिन अधिक रहेगा तो नहीं चलेगा। लेकिन पीएचडी किया है, पीएचडी तो नहीं किया है भैया, तो कैसे आप उसका चयन कर सकते हैं? तो इसका मतलब है कि सर इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ गया। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उसको भी आप आसानी तरीके से बता सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए भाई मिटा दिए इसको। चलिए आपको याद होगा ना, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अब एक बार पढ़ने के बाद से तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि आपको किसी अन्य डेटा की कल्पना नहीं करनी है। यह मामला आपको 1 अगस्त 2017 को दिया जाता है, ये तो दोनों में था। फिर बोल रहा है कि रघु 30 वर्ष का है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, 30 वर्ष का है। 30 वर्ष 28 से अधिक और 30 से कम है, बिल्कुल सही है, पहला तो इसने सही है। 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद से उसने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की है। बिल्कुल पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त कर ली भैया, ये भी सही है, पीएचडी चाहिए उसको। फिर बोल रहा है कि उसने सांख्यिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भी अर्हता प्राप्त की है, ये भी ठीक है। उसके पास 8 साल से अधिक का शोध अनुभव है। 8 साल से अधिक का शोध अनुभव है, यानी कि 7 साल बोला था ना, और 7 साल से जब भी अधिक का शोध अनुभव होता है तो मामला किसके पास भेजा जाता है? आपको पता होगा सर, वो मामला भेजा जाता है शोधकर्ता के पास। तो चलिए यहीं से तो मिल गया, लेकिन फिर आगे देखिए, वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह है और उसे जर्मन का ज्ञान है। बिल्कुल उसे अंग्रेजी प्रवाह का धारा आना चाहिए और जर्मन का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन 7 वर्ष से अधिक वाला है। और जब भी 7 वर्ष से अधिक हो, 7 वर्ष से अधिक का मतलब 8, 9, 10, 11 बार भी हो सकता है, समझ रहा है ना? तो इसका मतलब इसका मामला किसके पास भेजा जाना चाहिए? अरे किसके पास भेजा जाना चाहिए? अरे सर इसका मामला जो है शोधकर्ता के पास भेजा जाना चाहिए, यानी कि सीधा इसमें दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए और आज का अंतिम क्वेश्चन और टाइप का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, बाकी सब कहानी खत्म हो गई इसकी। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला है देखते हैं। कह रहे हैं कि PQRST में तीसरा सबसे अधिक वजनदार कौन सा है? तीसरा सबसे अधिक वजनदार देखना है इसमें हमको। ठीक है, क्या बोला है कि दोनों कथन यहाँ पे देखिए, PQ से अधिक वजनदार है। P जो है Q से क्या है? अधिक वजनदार है, सही है ना? बिल्कुल। फिर बोल रहा है वजनदार है, R सिर्फ S से अधिक वजनदार है। R जो है किससे? सिर्फ S से अधिक वजनदार है, बिल्कुल। फिर बोला है कि T P से अधिक वजनदार है। T जो है P से क्या है? अधिक वजनदार है। जो V से भी अधिक वजनदार है। जो मतलब पहले के लिए आता है, तो T जो है ये जो किससे वजनदार है? तो V से है, V से है। अब इसमें आपको तीसरा बताना है कि तीसरा वजनदार सबसे कौन सा है। तो देखिए, अगर P और Q को देखते हैं तो Q के बारे में और कहीं कंडीशन दी गई है? आपको नहीं दी गई है। और जब Q के बारे में और कहीं कंडीशन नहीं दी गई है तो आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि तीसरा सबसे भारी कौन सा है, नहीं लगा सकते हैं। अगर एस का देखते हैं तो एस का कहीं कंडीशन और दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो आप बता ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि सर ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अरे पर्याप्त नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर किस में होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर हो जाएगा। दिया है ना कि दोनों कथनों 1 और 2 को तथ्य का सवाल जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं दे सकते हैं। अगर मान के चले यही रहता, अगर P का संबंध जो है Q से बड़ा है, फिर यहाँ पे दे देता Q जो है आपका R से है, और बाकी फलान ठिकाना कुछ भी दे दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि तीसरा अधिक वजनदार कौन सा है। देखिए P हो गया, ये क्या हो जाएगा सर? इसके बाद से Q हो जाएगा, फिर क्या है आपका सर? फिर R है, तो तीसरा क्या हो जाता है आपका? R इसका राइट आंसर हो जाता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये तो दिया नहीं है उसने, इसलिए भाई साहब
माफ़ कीजिएगा, 1 और 2 दोनों इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये होता है आपका कौन सा भाई साहब, विश्लेषण निर्णय खत्म, यानी कि डाटा एनालिसिस आपका क्या होता है, खत्म होता है। इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इनको रिवीजन अच्छे से कीजिएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जो है आसानी से हर एक क्वेश्चन को लगा सकेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।